चलिए, गुड आफ्टरनून सबको। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे समस्त प्रतिभागियों का पुनः स्वागत है। जितने प्रतिभागी जुड़े हैं सारे बच्चे एक बार फिर इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी अपन लोग पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग लास्ट थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था। उसी थ्योरी क्लास के बेस पे आज की हमारी क्वेश्चंस होंगी। कल हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग से हमारी पढ़ाई होगी। और जो पुराने बैच के बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था कि सर कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूडेड है और वो आपने नहीं पढ़ाया है, तो बिल्कुल उनको मैं यूट्यूब के माध्यम से, या आपके जो बैचेस हैं जो आपने परचेस किया होगा या एक्सपायर हो गया, तो मैं उसको यूट्यूब के माध्यम से फ्री में निःशुल्क रूप से पढ़ा दिया जाएगा। हालांकि जिसको लाइन से पढ़ना है पूरा पर्यावरण, तो हमारी साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे एक नई बैच स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से, तो वहां ज्वाइन करके आप एक फिर से पूरी तरीके से 1 to 8 पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबको बता देता हूं कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 7। यूनिट 7 का ये स्वास्थ्य वाला पोर्शंस करने जा रहे हैं, जहां पे हम व्यक्तिगत स्वच्छता और शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, सामान्य रोग, इनसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे की क्लास में हम लोग कुछ और प्रमुख टॉपिक पर डिस्कस करें, जैसे ये सार्वजनिक स्वच्छता और सुरक्षा नियम कानून नए हैं, इसको नया ऐड किया गया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे सामाजिक सहभागिता एड ऑन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सांस्कृतिक एवं परंपराएं, स्थानीय त्योहार, ये सब डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा किए हैं, तो इसको अपन लोग देख लेंगे यूनिट 8 और यूनिट 9 को। तो सारे सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य रखिए। ठीक है, चाहे ओल्ड बैच वाले हो चाहे न्यू बैच वाले हो, सारे बच्चों को मिलेगा पर्यावरण का कंटेंट। साथ ही साथ आप सबको एक बार फिर से याद दिला दूं, जो हमारी ई बुक है, इस ई बुक में कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एमसीक्यू का थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ऑप्शंस है ना, उसको मैंने देखा है ना, कल के डेट में, और मैं उसको चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ। और पूरे हमको एक नया लगभग लगभग मैं 25 सेट का एक नया एमसीक्यू रेडी किया हूँ, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो जो पीडीएफ परचेस कर लिए हैं उन सारे बच्चों को तो फ्री मिलेंगे ही, और जो नए बच्चे परचेस करेंगे उनको भी फ्री में अवेलेबल होगा। कितने सेट? 25 सेट, 25 सेट। 25 सेट मतलब एक सेट में 10 क्वेश्चन, चूंकि 10 नंबर का सिलेबस है, तो आपके 10-25 प्रैक्टिस मतलब 250 क्वेश्चंस इस एमसीक्यू बुक पे अपलोड कर दी जाएगी। कहाँ मिलेगा? तो ये हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है। इसके पीडीएफ्स आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से इसके साथ फ्री में मिलेंगे। ठीक है, जो कि नए पैटर्न पे आधारित होंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आधारित होंगे। कुछ कूट वाले प्रश्न, कुछ कथन करण वाले प्रश्न, कुछ मैच द कॉलम वाले प्रश्न, कुछ वन लाइनर प्रश्न, एकदम से स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन सहित, व्याख्या सहित आपको मिलेगा, बिल्कुल अवेलेबल होंगे। उसकी प्रिंट आउट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारे ओल्ड बैच, पुराने बैच जितने हैं सबको मिलने वाला है। साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है सहायक शिक्षक भर्ती की, जो कि स्टार्ट हो गई थी 31 मई से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ, ये जो 12 टेस्ट है इसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कुछ नए सिलेबस एड ऑन हुए हैं, तो इसको 12 से 20 करने का प्रयास किया गया है। तो बिल्कुल आप सबको बेनिफिट इसके मिलेंगे, ताकि जो नए सब्जेक्ट एड ऑन हुए या नए सिलेबस एड ऑन हुए, इस पे खींचा जा सके। चलिए ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। स्टार्ट करते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। कौन सी यूनिट का है? यूनिट 7। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और बिना देरी के आप लोग को सबको आंसर देना है, क्योंकि हमको 1-1 मिनट एक क्वेश्चन पे देना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में उतना समय नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अलग अलग कथन दिए गए हैं, अलग अलग कूट दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मानव शरीर में यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन मतलब ब्लड में करता है, आरबीसी में करता है, कल पढ़ाया था ना। अलैंगिक जनन मतलब आरबीसी में करता है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। आरबीसी के फटने पर हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ निकलता है, जो ठिठुरन और बुखार के लिए जिम्मेदार है। इसको भी मैंने बताया था। ठिठुरन मतलब जब मलेरिया होता है ना, तो आपको जो कपकपी लगती है उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ठिठुरन बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? ठिठुरन। मलेरिया परजीवी का लैंगिक जनन मादा एनाफिलीज मच्छर के अमाशय में होता है। यस, कल मैंने क्लास में बताया भी था कि पेट में होता है करके, है ना। कौन सा? लैंगिक जनन, तो ये भी सही है। मच्छर के काटने पर मानव शरीर में स्पाइरोजाइट्रस जीवाणु सीधे आरबीसी में प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही कूट को आपको चुनना है, अलग अलग कूट दिए गए हैं और इस कूट के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। चलिए 4 अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जे के एल सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल के एल और एम सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल जे और एल सही है। और ऑप्शन नंबर डी जे का एल एम सही है। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। चलिए आंसर दीजिए भाई। पहला प्रश्न,
बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ईवीएस स्टार्ट हो चुका है, साइंस स्टार्ट हो चुका है, समझो, है ना। चलिए ठीक, चलिए सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए। ठीक है, चेक करते जाइए कितने कितने आपके सही हुए हैं, कितने कितने गलत हो रहे हैं। बताओ ना सर, न्यू बैच कैसे करें ज्वाइन। ठीक है, न्यू बैच के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, साध्य पीएससी एकेडमी पर कॉल कर लीजिए और न्यू बैच से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। हमारा जो नंबर है 62650970 है ना, उस पर कॉल कीजिए और बिल्कुल जुड़ जाइए। ठीक है, 05357, ठीक है, तो उस पर कॉल कीजिए और जुड़ सकते हैं भैया। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक, चलिए यहाँ पे ए वाला स्टेटमेंट देखते हैं, एम वाला क्या बोला जा रहा है। मच्छर के काटने पर मानव शरीर में स्पाइरोजाइट्रस जीवाणु, क्या मैंने जीवाणु के बारे में पढ़ाया था क्या आपको, क्या पढ़ाया था, प्रोटोजोआ जनित रोग है, क्या बताया था, प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो यहाँ पे जीवाणु नहीं होगा बेटा, प्रोटोजोआ होगा, क्या होगा, प्रोटोजोआ। और कौन सा प्रोटोजोआ था, प्लाज्मोडियम। कौन सा था, प्लाज्मोडियम। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी तीनों तो सही है, क्योंकि तीनों के बारे में हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि जे के एल सही है। देखो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हो ना उसी में एलिमिनेट करना है, कोई जरूरी थोड़ी जैसा पढ़े हो वैसी चाह जाए। तो देखो इसमें क्या गलत था भाई, जीवाणु दिया तो कटेगा ना, क्योंकि हम लोग तो कल ही पढ़े हैं, पैरासाइटिक से, परजीवी है, प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा ऑप्शन नंबर एम। चलिए अगला आंसर है हमारे अगले क्वेश्चंस। डेंगू बुखार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, देखो क्या पूछा है, असत्य कथन। असत्य कथन मतलब गलत कथन, आपको बताना कि कौन सा कथन गलत है। यह फ्लेवी वायरस के कारण होता है, जिसका संचरण मादा एडिस मच्छर द्वारा होता है। इसको क्या पढ़े थे अपन लोग, चलिए देखते हैं। डेंगू के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में भारी गिरावट होती है। गंभीर मामलों में डेंगू रक्तस्रावी बुखार और शॉक सिंड्रोम का कारण बन सकता है। डेंगू के उपचार के लिए एस्पिरिन और इबुप्रोफेन सबसे सुरक्षित दवाएं हैं। सही कूट का चयन कीजिए और बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शंस में से आपके एक ऑप्शन करेक्ट है, आप सबको चुनना है। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको याद रखना है पूछा क्या गया है, सत्य कथन। क्या पूछा गया है, असत्य, है ना, तो सत्य कथन को नहीं चुन के आ जाना है, एग्जाम हॉल में ही सबको दिमाग लगाना है। चलिए, तो कौन सा कथन सही है भैया, तो बताइए। यह फ्लेवी वायरस के कारण होता है, जिसका संतरण मादाएडीज है, बिल्कुल सही है भैया, ये तो हमने कल ही पढ़ा है कि मादा एडिज मच्छर है, जिसके काटने से फ्लेवी वायरस फैलता है और हमको क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। डेंगू के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट होती, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, कल ही बता रहा था, है ना। बकरी का दूध पीना है, एलोवेरा गिलो है, ताकि प्लेटलेट्स क्या होगा, बढ़ेगा, थ्योरी क्लास में कल ही पढ़ाया हूँ। गंभीर मामले में डेंगू रक्तस्रावी बुखार और शॉक सिंड्रोम का कारण बन सकता है और जानलेवा हो सकता है, कल भी हमने डिस्कस किया था, इससे लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं भाई, है ना। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। डेंगू के उपचार के लिए एस्पिरिन और इब्रुप्रोफेन सबसे सुरक्षित दवा है। मैंने कल ही क्लास में क्या पढ़ाया हूँ कि डेंगू के लिए कोई दवाई नहीं है। तो जब डेंगू के लिए मैं कोई दवाई नहीं है बताया हूं, तो कहां से एस्पिरिन आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये एलिमिनेट होने वाले ऑप्शंस मैंने डाले थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको गलत कथन चुनना था। तो जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर बी है, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है मतलब सॉल्व ऐसे करना है, बस दिमाग रखना है पूछा क्या गया है। ठीक है, एक बार उनको बोला ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये क्या पूछा जा रहा है, निमोनिया रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। निमोनिया भी रोग है और निमोनिया के स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक, निमोनिया के स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसको ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है। चलिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके मुख्य रोगजनक बैक्टीरिया है। इस रोग में फेफड़ों के कुपिकाओं में तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे श्वसन में गंभीर समस्या होती है। गंभीर रूप से संक्रमित व्यक्ति के होंठ और हाथ के नाखून नीले पड़ जाते हैं। यह केवल दूषित भोजन और पानी के सेवन से फैलता है। आपको सही कूटों को पहचानना है और आपको एक सही जवाब को चुनना है कि विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिए हैं। चलिए, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई, जितने बच्चे जो वेट कर रहे थे सहायक शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशंस को लेके, नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारगर्भित तरीके से हमने कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बताई हुई है, तो वहां पे जाके आप पूरे चीजों को एक एक करके देख सकते हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन है वहां सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। विच इज द करेक्ट आंसर,
ठीक, यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट समझ आ रहा है कि कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसके मुख्य रोगजनक बैक्टीरिया है, चूंकि न्यूमोनिया जीवाणु जनित रोग है। पहला चीज तो करेक्ट आंसर है। इस रोग में फेफड़ों के कुपिकाओं में तरल पदार्थ भर जाते हैं, जिससे श्वसन में गंभीर समस्या आती है। ये भी सही है, क्योंकि निमोनिया में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत जाती है। ठीक है, तो फेफड़ों में फिर समस्या होती है। गंभीर रूप से संक्रमित व्यक्ति के होंठ और हाथ क्या होते हैं, नाखून नीले पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो, गलत स्टेटमेंट को पहचानने का कुछ तरीका है, केवल ये होगा इसलिए। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है, केवल। भाई यह केवल दूषित भोजन और पानी के सेवन से फैलता है, ऐसा है क्या? नहीं, जहां जहां हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी और बैक्टीरिया होंगे, उनसे आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप संक्रमित व्यक्ति के बर्तन का भी इस्तेमाल करते हैं ना, संक्रमित व्यक्ति के बर्तन, समझ रहे हो, अगर कोई संक्रमित है किससे, न्यूमोनिया से, और उसके बर्तन अगर आप यूज कर रहे हैं, उसके साबुन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो भी आपको चांसेस है क्या होने का, निमोनिया। केवल दूषित भोजन और पानी के सेवन से नहीं फैलता। हमको सही चुनना है, इसीलिए विच इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, जे के एल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, लगभग लगभग सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने चौथे नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे। सारे बच्चे जो वीडियो को लाइक नहीं किए, ठेंगा मार देना भैया, एक बार ठेंगा मार देना, जितने लोग है ना। चलिए, सारे लोग ठेंगा मार दीजिए, खुशी में नोटिफिकेशन आया करके। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है, मलेरिया नियंत्रण विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान करना है। कुछ मलेरिया नियंत्रण की विधि दिया गया है, जिसे मैंने क्लास में डिस्कस किया भी था कि मलेरिया को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ताकि ज्यादा से फैले ना। गैम्बूसिया, याद आ रहा है, गैम्बूसिया मच्छर को खाने वाला क्या है, मछली है। तो गैम्बूसिया मछली है जो क्या करती है, मच्छरों को खाती है। डीडीटी का छिड़काव करना है, कीटनाशक है। डीडीटी क्या है, कीटनाशक। कीटनाशक मतलब समझ रहे हो ना, मारने वाला। सिनकोना की छाल, इसको भी मैंने क्लास में बताया था कि भैया सिनकोना की छाल से हम लोग क्या बनाते हैं, कुनैन बनाते हैं। ठीक है, फिर क्यूनेन को हम लोग दवाई के रूप में यूज करते हैं, कल की क्लास में बताया था। और डीईईटी, चलिए अब देखते हैं भैया, गैम्बूसिया मच्छर को दूर भगाने वाला रसायन, मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली। तो ये हो जाएगा जे का 2। डीडीटी अवशिष्ट कीटनाशक, और सिनकोना की छाल मलेरिया के उपचार हेतु कुनैन का स्रोत। अब एल का 4 और जे का 2। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में जे का 2 है, एल का 4 है। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। दैट्स इट, अब दो बज गए। एक है डीडीटी और एक क्या है, डीईईटी। डीडीटी मच्छरों को दूर भगाने वाला रसायन है क्या, या डीडीटी अवशिष्ट कीटनाशक है? चलिए बताइए, विच इज द करेक्ट आंसर। डीडीटी के बारे में सुने हो ना, डीडीटी कहाँ यूज करते हैं भैया, कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये अवशिष्ट कीटनाशक होता है ना। क्या होता है, कीटनाशक। अभी उसी चीज को बता रहा था ना, डीडीटी क्या है, कीटनाशक है। तो यहाँ पे अवशिष्ट कीटनाशक हो जाएंगे, इसलिए के का 3, लेकिन यहाँ पे क्या है, के का 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि डीईईटी क्या है, मच्छरों को दूर भगाने वाला। इसके बारे में भी बताया था, स्प्रे मारते हैं करके, नहीं बताया था जी, है ना, कल ही क्लास में डिस्कस कर रहा था। कहीं मच्छर ज्यादा हो गया तो फिर नगर निगम नगर पालिका वाला आते हैं और मस्त स्प्रे लगा के पूरा व्हाइट व्हाइट कर देते हैं, फिर सारे मच्छर भाग जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कथन कारण वाले प्रश्न। ध्यानपूर्वक देखिए इन कथन कारण वाले प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न हमारे ई बुक में मिलेगा। जो नया मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया हूं, जो नया आपको कंटेंट डालने वाला हूं, ये जो हमारी ई बुक है, ठीक है, इसमें ऐसे ही प्रश्नों का संकलन मैंने डाला है, ताकि जिस लेवल की तैयारी आप कर रहे हो उस लेवल के एमसीक्यू भी कर सको, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। तो जितने पुराने थे उस सबको मैं डिलीट करवा के एक नए कंटेंट्स 25 सेट ईवीएस की, ठीक है, आपको निःशुल्क रूप से डाला जा रहा है। इसके लिए कोई अलग से चार्जेस लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने फीस पे किया था सबको फ्री मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, लेकिन जो नहीं परचेस किया वो बिल्कुल परचेस कर लेंगे इस बुक को। आगे बढ़ते हैं, कहां मिलेगा, साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। कथन और कारण के प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से हैं। कथन दिया गया है, मलेरिया के रोगी में हर 3 से 4 दिन में बार बार तेज बुखार और कपकपी आती है। सही बात है। प्लाज्मोडियम के एरिथ्रोसाइटिक चक्र के दौरान आरबीसी के फटने से हीमोजोइन का बार बार स्त्राव होता है। कल ही बताया था, याद है। जैसे ही मादा एनाफिलीज काटेगी, कहाँ जाएगी, आरबीसी में। ब्लड के 3 पार्ट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और
प्लेटलेट्स। आरबीसी के जो आकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, वो पैकेट्स क्या होते हैं, फट जाते हैं, और जैसे ही फटते हैं बॉडी में क्या होती है, कपकपी होती है। कल की थ्योरी क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब बताइए ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है कि सी सही कि डी। अब ध्यान यहाँ पे रखना है, क्या कि जे की सही व्याख्या कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि मैंने इसको जे और के में दिया है। पेपर में आपको एसेरेशन और रीजन के रूप में देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, कोई वो अलग चीज नहीं है, वही चीज है एसेरेशन और रीजन। ठीक है, चलिए बताइए, सारे बच्चे का आंसर आ चुका है सर, ए में लगा दीजिए, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसको हमने कल के थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था भैया, कि आरबीसी जैसे ही फटती है, मलेरिया बुखार में एकदम कपकपी, ठीक है, लेकिन अगर नहीं फट रही, सब लुक गए, छुपा जाएंगे, तो गर्मी भी लगती है, ये भी मैंने बताया था। तो बिल्कुल सही बात है कि प्लाज्मोडियम के एथ्रोसाइटिक चक्र के दौरान आरबीसी के फटने से हमको क्या लगती है, तेज बुखार और कपी लगती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही कारण है जो कथन की सही व्याख्या कर रही है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है डेंगू से संबंधित प्रश्न। डेंगू संबंधित प्रश्न क्या है, डेंगू वायरस की संरचना और संचरण के बारे में आपको बताना है। डेंगू वायरस की संरचना और संचरण के बारे में आपको सही कथनों का विचार करना है। एडिस एजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से दिन के समय काटता है, क्या मैंने इसके बारे में बताया था क्लासरूम में? यस, मैंने बताया था कि भैया एडिस मच्छर दिन में काटता है, रात को तो मच्छरदानी लगा के सो जाओगे, है ना, लेकिन दिन को कैसे करोगे, दिन को थोड़ी मच्छरदानी लगा घूमते रहोगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, तो कहीं भी काट सकता है। खास बात मैंने क्या बताया था, कि इसको हाई टेम्परेचर और साफ सुथरा जगह बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं आगे। डेंगू एक आरएनए वायरस है, इसके बारे में बताया था, जिसके 4 अलग अलग क्या होते हैं, सीरोटाइप्स, ये भी हमने देखा था। एक सीरोटाइप से संक्रमण होने पर जीवन भर के लिए सभी सीरोटाइप के खिलाफ, सभी सीरोटाइप के खिलाफ पूर्ण प्रतिरक्षा मिल जाती है। स्थिर और साफ पानी में एडिज मच्छर के अंडे पनपते हैं। देखो कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आए, जो हमने क्लास से पढ़ा है वहीं से क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है और उसी टाइप के प्रश्न बनाए गए हैं, तो बिल्कुल हमसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है सर जी, ऊपर में मलेरिया के बारे में बोला गया और नीचे में प्लाज्मोडियम। भैया मलेरिया के अंदर ही वो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम ही क्या है, परजीवी है, जिसके कारण तुमको क्या होगा, मलेरिया होगा। ठीक है, तो बोला उसी के बारे में, बस आपको कनेक्ट करना है ना। इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के क्या है, सॉरी क्या बोलते हैं, मच्छर प्लाज्मोडियम के क्या है, वाहक है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए जे के एम, और बी केवल के एल एम, और सी जे के एम। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर, सारे बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। सर कल का क्लास यूट्यूब पर हुई है क्या? नहीं, कल की क्लास यूट्यूब पे नहीं हुई है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस पे चलती है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं के वाला स्टेटमेंट। डेंगू एक आरएनए वायरस है जिसके 4 अलग अलग क्या है, सीरोटाइप। मैंने कहा से बताया था, DENV फर्स्ट, DENV2, DENV3 और DENV4। यहाँ पे भी नहीं लिखा है, भी मतलब होता है वायरस। ठीक है, जो लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक सीरोटाइप से संक्रमण होने पर जीवन भर के लिए सभी सीरोटाइप के खिलाफ पूर्ण प्रतिरक्षा में, जैसे बताऊंगा मैं, ऐसा मैं डिस्कस ही नहीं किया हूं। अगर वैसा हो जाता तो आदमी के एक बार ऐसे डेंगू हो गया सीरोटाइप 1 वाला, तो बाकी 3 तो फुर्सत होगा ही नहीं, कितना भी डेंगू कटवाते रहो इधर उधर, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ऐसा हमने डिस्कस नहीं किया है, इस स्टेटमेंट में ये गलत है, और जब एल गलत है तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए, एप्लीकेशन पे तो हमको नहीं मिलता सर, यूट्यूब में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एप्लीकेशन पे क्लास ज्वाइनिंग कीजिए। चाहिए, चलिए अगला प्रश्न, और उससे पहले आप सबके लिए खुशखबरी, 1 अगस्त 2026, ध्यान रखना है डेट, 1 अगस्त 2026 को साध्य पीएससी एकेडमी छत्तीसगढ़ के समस्त सहायक शिक्षक भर्ती व्याख्याता की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक फ्री स्कॉलरशिप, फ्री कोर्स वाला एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहा है, जिस टेस्ट में अगर आपकी रैंकिंग टॉप 3 में रहता है, सहायक शिक्षक में अगर आपकी रैंक कितनी आ जाती है,
टॉप 3 में आ जाती है, तो आपको साध्य पीएससी एकेडमी के सहायक शिक्षक भर्ती के नए कोर्स से बिल्कुल फ्री में जोड़ा जाएगा। तो जिन बच्चों का आ रहा है ना कमेंट, सर हम लोग पुराने बैच वाले हैं, तो भैया ये कर लो, अगर टॉप करोगे तो बिल्कुल आपको फ्री में अवेलेबल होगा। इसके लिए कोई आपको 1 रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके रिजल्ट 3 अगस्त तक आ जाएंगे और 8 अगस्त को प्रॉपर तरीके से आप सबका सम्मान समारोह साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म और यही अभनपुर ब्रांच में देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको सही कथन को चुनना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? फेफड़ों में मौजूद एल्वियोलर मैक्रोफेज बैक्टीरिया को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, सही स्टेटमेंट है। बलगम और सिलिया श्वसन मार्ग में बैक्टीरिया को रोकने का कार्य करते हैं। निमोनिया केवल उन लोगों को होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात रूप से शून्य होता है। इस रोग की पुष्टि के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। सही कूट का चयन कीजिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सर मुझे तो ईवीएस का रिकॉर्डिंग क्लास ही मिला है। हाँ, आप देखो अलग अलग बैच ज्वाइन किए होगे तो अलग अलग मिला होगा जी, है ना। चलिए आंसर दीजिए भाई, सारे बच्चे कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। मैं सारे बच्चों कमेंट्स देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, कास्ट सर्टिफिकेट ओनली। हाँ भैया, स्थायी प्रमाण पत्र चलेगा, जाति प्रमाण पत्र यहीं का होना चाहिए, निवास। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो निमोनिया एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की जीवाणु वाली बीमारी है। ठीक है सर, महिला 45 साल, ठीक है, महिलाओं के लिए 45 साल। तो निमोनिया के खिलाफ, तो निमोनिया एक प्रकार का फेफड़े संबंधित श्वसन संबंधित बीमारी है जो कि कैसे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही बात बोला गया है कि किससे होता है, बैक्टीरिया से। तो पहला वाला सही है। दूसरा, बलगम और सिलिया श्वसन मार्ग में बैक्टीरिया के रोकने का कार्य है। जैसे कोरोना में होता था ना सांस लेने में तकलीफ, वैसे ही समझो कि यहाँ पे भी सांस लेने में आपको क्या होता है, तकलीफ होता है। अब किसको किसको कोरोना हुआ तो देख लो भैया, कनेक्ट कर लो, फेफड़े में क्या जम जाएंगे, ये सीलिया श्वसन मार्ग में क्या करता है, बैक्टीरिया को और ग्रोथ कराता है। तो एल वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सॉरी के वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। एल को देखते हैं, निमोनिया केवल उन्हीं लोगों को होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शून्य होती है। शून्य होगी, कैसे शून्य होगी, किसी का शून्य हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो निमोनिया किसी को भी हो सकता है फिर, है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है भाई, है ना। क्या है, गलत है। इस रोग की पुष्टि के लिए विडॉल टेस्ट, ऐसी पढ़ाया हूँ क्या, विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट कहाँ पढ़ाया हूँ मैं, याद करो। विडॉल टेस्ट कल पढ़ाया था ना, एलिसा टेस्ट, विडॉल टेस्ट। तो विडॉल टेस्ट यहाँ के लिए नहीं है, विडॉल टेस्ट किसके लिए, कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जे और के इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मलेरिया परिजीवी के जीवन चक्र में, लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया डेंगू निमोनिया से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत हो गया। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आजकल क्रम वाला क्वेश्चन आता है ना, याद है ना। क्रोनोलॉजी जमाइए बोलेंगे, तो कैसे जमाओगे उसके लिए दिया है क्वेश्चंस। हर एक टाइप के प्रश्न आपके लिए बनाया हूं, कुछ कथन करण वाले, कुछ मैथ द कॉलम वाले, कुछ अलग टाइप की कूट वाले प्रश्न, और ये क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बोला जा रहा है स्पाइरोजाइट्स का मानव रक्त से यकृत कोशिकाओं में जाना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, मीरोजाइट्स द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करना। मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा मानव को काटते समय स्पाइरोजाइट्स इंजेक्ट करना, या यकृत कोशिकाओं का फटना और क्रिप्टोमीरोजाइट्स का बाहर निकलना। इनमें से कौन सा पहला है, दूसरा है, लाइन से देखिए और कहां पे कैसे स्टार्ट होगा, इसको मेरे को बताइए। थोड़ा ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस कीजिए। सर अभी ईवीएस चल रहा है क्या जी, हाँ जी ईवीएस चल रहा है भाई। ठीक है, 249 बच्चे लाइव जुड़े हैं। मैं चाहता हूं जितने बच्चे जो ठेंगा नहीं मार पाए हो, ठीक है, सारे बच्चे एक बार, समझ रहे हो ना, ठेंगा मार दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। ताकि और डेली आप लोगों को 11 अक्टूबर तक मैं ईवीएस की क्लासेस फ्री में इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से करा सकूं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए बताइए, सारे बच्चे कमेंट करके आंसर दीजिए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले तो कॉमन सेंस क्वेश्चन कैसे बना, टॉपर लोग की पहचान। भैया पहली मच्छर काटेगा तभी ना होगा, सिंपल सी बात है। तो जब मच्छर काटेगा तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मच्छर कहाँ काट रहा है,
एल में, तो स्टार्ट कहां से होगा, एल से। तो ये दोनों तो बाहर हो गया। अब ये बाहर हो गया तो आपके आंसर के सही होने के चांसेस कितने हैं, 50% चांसेस, जो कि मैक्सिमम है ना। ऐसे क्वेश्चंस को तो करना ही है, ठीक है। तो पहला वाला चीज। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपको काठिच दिया गया है, क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, तो काटने के बाद मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा मानव को काटते समय स्पाइरोजाइट से इंजेक्ट, ऐसे चूहा है तो क्या दे दिया, स्पाइरोजाइट्स। तो अगला लाइन स्पाइरोजाइट से तो स्टार्ट होगा, स्पाइरोजाइट्स का मानव रक्त से यकृत कोशिका में जाना, तो यहाँ पे एल के बाद जे, फिर यकृत में जाने के बाद मीरो यकृत कोशिकाओं का फटना और क्रिप्टोजाइट्स का बाहर निकलना, है ना, लाइन से जोड़ना पड़ेगा ना, यकृत में खत्म हो दिया, यकृत में। तो यहाँ पे क्रिप्टोजाइट्स का बाहर आना और मीरोजाइट्स द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करना। अब आक्रमण जैसे ही किया आपको क्या हो गया, मलेरिया, क्योंकि आपके आरबीसी उतने शक्तिशाली नहीं होंगे जितने कौन होंगे, क्रिप्टोजाइट्स। तो यहाँ पे इन लोग क्या कर देंगे, मीरोजाइट्स है ना, वहां जाकर लड़ वड़ के अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मलेरिया कैसे होता है, प्रोसेस को यहाँ पे क्वेश्चन से मैंने बनाने का प्रयास किया है, समझ आया क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, डेंगू और चिकनगुनिया के बीच अंतर। भारी कंफ्यूजन रहता है कई लोग को कि डेंगू सर और चिकनगुनिया में क्या अंतर है। देखिए इधर, डेंगू और चिकनगुनिया के बीच अंतर और समानता के संदर्भ में कथनों को ध्यान से देखना है। दोनों रोग एक ही प्रजाति के मच्छर मतलब एडिज मच्छर द्वारा फैलाए जाते हैं, वाला स्टेटमेंट। दोनों में डीएनए वायरस जनित बीमारियां होती हैं। अगला स्टेटमेंट, डेंगू में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट्स की कमी अधिक प्रमुख होती है। देखो प्लेटलेट्स की कमी क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यह भी पूछा जा सकता है कि भैया प्लेटलेट्स की कमी क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अधिक प्रमुख होती है, जबकि चिकनगुनिया में जोड़ों का गंभीर दर्द होता है। दोनों के लिए वर्तमान में 100% प्रभावी एंटीवायरल दवा उपलब्ध है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सारे बच्चे बताइए भाई विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए मस्त क्वेश्चन है सर, मजा आ गया, ठीक, धन्यवाद भाई, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे, डेली लाएंगे, ठीक है, आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहे। चलिए आंसर दीजिए सारे बच्चे जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। 100% प्रभावी एंटीवायरल तो नहीं बना, यही तो दिक्कत है। बताया था ना कल कि डेंगू के लिए कोई अभी तक बना ही नहीं है। डेंगू वायरस हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत बहुत नजदीकी ट्रायल में पहुंच चुका है। ये भी मैंने क्लासरूम में बताया था कि डेंगू के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है, लेकिन भारत एकदम अंतिम, है ना, समय पे पहुंच चुका है कि बहुत जल्दी, है ना, क्या कर दे, डेंगू के लिए टीकाकरण या वैक्सीन से ले आए या एंटीवायरल ले आए। दूसरा मैंने ये बताया था, दूसरा क्या बताया था कि भैया ये डीएनए वायरस नहीं है, मैंने क्या बताया था, आरएनए वायरस। कल की क्लास याद है ना, ये डीएनए वायरस नहीं है, ये किसको प्रभावित करता है, आरएनए को, राइबो न्यूक्लिक एसिड को। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, इस बिना पे ऑप्शन नंबर ए सही है कि केवल जे और एल सही है सर, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपको बनाने होंगे, ऐसे प्रश्न आपको तैयारी करने होंगे। चलिए एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 10वां नंबर का, कि निम्नलिखित दवाओं और उनके विशिष्ट उपयोग को मिलान करना है। तो कुछ दवाएं हैं जैसे क्लोरोक्विन है, ठीक है, प्राइमोक्लिन है, आर्टुसिनेट है या एमोक्सोसिलिन है। अब आपको इसको बताना है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन से कंडीशंस के लिए कौन कौन से दवाएं उपयोग करना चाहिए। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलेंगे, ये आपके सामने है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है भैया। चलिए क्लोरोक्विन किसके लिए काम आता है, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के प्लाज्मोडियम को मारने के लिए। देखो मलेरिया की बार में भ्रांग से नहीं बढ़ जाता, अलग अलग स्टेज में बढ़ता है ना, उसी के लिए हम लोग देख रहे हैं सर। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की वैकेंसी आएगी, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्लोरोक्विन है भैया एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, और जे का 2 मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमोक्विन यकृत में छुपे हुए हेप्रोडाइट्स को नष्ट करना ताकि दोबारा मलेरिया ना हो। ये देखो ये ना सब टेबलेट है, क्या है, टेबलेट दवाइयां। कौन कौन सी दवाइयां, क्लोरोक्विन, ये कौन सा है, प्राइमोक्विन, ये आर्टासुनेट और ये एमोक्सोसिलिन। देखो कई लोग को जो मलेरिया होता है तो स्टार्टिंग में पता चलता है मलेरिया हो गया है, तो जब स्टार्टिंग में पता चल गया है तो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में प्लाज्मोडियम को नष्ट करने के लिए या प्लाज्मोडियम को मारने के लिए कौन सा टेबलेट देते हैं, क्लोरोक्विन।
ऐसे ही यकृत में छुपे हुए हिप्रोजाइटिस को नष्ट करने ताकि मलेरिया दोबारा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमोक्टिन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, प्राइमोक्टिन। देखते हैं के का फॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, आटासुनेट गंभीर मलेरिया के लिए आटामिन ने लिखा है, देखो आटासुनेट, और ये क्या लिखा है, आटामिसिनिन पर आधारित संयोजन थेरेपी, एसीटी के बारे में बताया था कल। ठीक है, अगला क्या है, एमोकोसिलिन, ये क्या है भैया, ये जीवाणु संक्रमण जैसे निमोनिया के खिलाफ एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे जिन प्रतिभागियों का आंसर ए है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए पुराने बैच वालों का 5 यूनिट में आगे कराऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसी चीज को बता रहा था अभी। चलिए अगला प्रश्न कुछ अलग टॉपिक से लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है भैया, और ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न, भोजन के पाचन मार्ग के दौरान भोजन जिस क्रम में आहार नाल के विभिन्न हिस्सों से गुजरता है, समझ रहे हो बात को, खाना उना खाते हो ना सबके सब, तो जब खाना खाते हो, समोसे खा लिए, मोमोज खा लिए, तो किस क्रम में आगे बढ़ता है, उसी को आपको पूछा गया एग्जाम में। ये भी हमारे 7वां यूनिट का ही टॉपिक है। ठीक है, इसका ऊपर से नीचे क्रम में माना है। ऊपर से नीचे मतलब खाओगे तो ऊपर से ना, नीचे से थोड़ी खाओगे, तो ऊपर से नीचे का क्रम क्या होगा, ये आपको जमाना है। ये ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर ग्रहणी की जेजुनम की, फिर इलियम, या ग्रसिका से ग्रसनी, अमाशय, जेजुनम, ग्रहणी या इलियम, या ग्रसनी से ग्रसिका, अमाशय, इलियम, ग्रहणी या जेजुनम, या मुख गुहा, ग्रसिका, ग्रहणी, अमाशय, इलियम या सिकम। सही कूट को आपको जमाना है। देखो ये गलत नहीं होना चाहिए, खाना तो सब खाते हो है ना, तो खाना खाते हो तो कैसे पचता है ये तो पता होना चाहिए ना। तो बताइए कैसे पचता है, कैसे पचता है खाना, ये आपको पूछा गया है, ये आपको बताना है। चलिए सारे बच्चे आंसर देंगे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं सारे बच्चों से मुझे आंसर चाहिए। ध्यान पूर्वक देखिए, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारी ई बुक वाले कंटेंट में पीडीएफ डल जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा, हमारे साइंस की ई बुक वाले, सॉरी सीडीपी ईवीएस की ई बुक वाले सेक्शंस पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर 45% एलिजिबल है कि नहीं है भाई, कॉलेज में अगर आपके 45% है, डीएड, डीएलएड या बीएलएड में, बीएड नहीं बोल रहा हूँ ना, बीएलएड, बीएलएड मतलब 4 वर्षीय जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 45% बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन 12वीं में 50% होना चाहिए। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है सर। चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्रसनी मतलब होता है फिरिंग्स, ये जो ग्रसनी है ना, अब निकाल के नहीं दिखा सकता, लेकिन सोचो यहीं पे क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद जाता है बेटा इसोफेगस, है ना, जहाँ पे हिचकी आता है ना, तो गला में आता है हिचकी, पानी वानी पीते हो हिचकी, उसको बोलते हैं क्या, ग्रसिका। ग्रसिका के बाद जाता है कहाँ पे, अमाशय। 2-4 घंटा खाना कहाँ रहता है, स्टमक में। कहाँ रहता है, स्टमक। यहाँ पे गैस्ट्रिक इसे लिखा है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, तो ड्यूडेनम हमारी जो छोटी आंत की जो पार्ट्स है ना, उसमें जाता है। फिर यहाँ पे ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, और जेजुनम के बाद इलियम। तो छोटी आंत बड़ी आंत में गुजरता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जे सही है। यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रसिका को दिया है, ग्रसनी दूसरा में दिया है, यहाँ ग्रसनी दिया है, ग्रसिका दिया है, अमाशय दिया है, इलियम, ग्रहणी और क्या दिया है, जेजुनम दिया है। तो ग्रहणी को यहाँ पे लास्ट में दे दिया है ना। तो ग्रहणी मतलब क्या समझ रहे हो, ग्रहणी मतलब होता है ड्यूडेनम। ठीक है, यहाँ मुख गुहा, ग्रसिका, ग्रहणी, अमाशय, इलियम, सीकम दिया है। सीकम गलत है, सीकम मतलब यहाँ पे सीकम किसको बोलते हैं, जब आपका जो खाना रहता है ना भोजन, वो लुगदी बन जाता है। लुगदी मतलब जब अमाशय में जाकर वो पूरा लुगदी जूस फॉर्म में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे केवल जे सही है, तो केवल जे वाला स्टेटमेंट सही है। ग्रसनी से कहा जाएगा ग्रसिका में। लाइन से बता देता हूँ, समझो कि ये समोसा है। क्या है, समोसा। ध्यान से देखो भैया, ये क्या है, समोसा। खाऊंगा कहाँ से, मुंह से। तो पहला आ गया हमारा मुख, जो कि दिया नहीं है। एक तो स्टार्ट किया है मुख गुहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इधर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जाएगा मुख गुहा में। मुंह में जैसे ही डाले, दांत से कुचल दिए जितने खाना है उसको, उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, सीधा वो ग्रसनी में। कहाँ पहुंचेगा, ग्रसनी। तो यही में फिरिंग्स के साथ साथ लिरिंग्स होता है। लिरिंग्स मतलब जिसमें आप लोग गाना वाना गाते हो, स्वर निकलता है ना, हिंदी में बोलते हैं लिरिंग्स को स्वर यंत्र। लिरिक्स सुनो ना, लिरिक्स गाने की बोल। तो यहाँ पे फिरिंग्स के साथ साथ लिरिंग्स होता है, लेकिन लिरिंग्स में नहीं जाता है, खाना कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कहाँ पहुंच गया,
ग्रसिका, जहाँ पे दो ठो नली है, एक ठो यहाँ पे जाएगा भोजन, एक ठो में जाएगा सांस। कभी कभी देखना खाना खाते खाते ज्यादा बात करते हो ना तो हिचकी आता है, अटक जाते हो, पानी पी बोलते हैं, अटकते हैं तो जी। तो ये वही है क्या, ग्रसिका। इसके बाद कहा जाता है अमाशय में। अमाशय मतलब क्या, आपका स्टमक। स्टमक में 4 घंटा खाना रहता है, 3 घंटा खाना रहता है, और ज्यादा हैवी खाओगे तो 6-7 घंटा भी रहेगा। ठीक है, पेट भरा भरा लगता है, यही मेन स्टमक है। यहाँ से निकलता है एचसीएल। एचसीएल जैसे ही निकलता है लुगदी बना देता है और क्या बनता है, सीकम। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। अगला क्या है, ग्रहणी, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम में लाइन से जाता है, आपकी खाना क्या हो जाती है, पच जाती है। इसी सीक्वेंस को पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न, इसको छोड़ो यार, ज्यादा हो जाएगा है ना आप लोग के लिए, क्योंकि अभी ये टॉपिक पर्टिकुलर हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं, कुछ अलग टाइप के प्रश्न आप सबके लिए। हम्म, कुछ नए टॉपिक से क्वेश्चंस करते हैं। चलिए वापस आते हैं। मलेरिया हो गया था क्या ये? नहीं। ठीक है, फिर चेंज करेंगे टॉपिक। वैसे अलग अलग टॉपिक करेंगे, ठीक लगता है। एक ही मलेरिया डेंगू करते रहते मूड खराब हो जाता है ना। तो टॉपिक चेंज कर करके पढ़ेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, मलेरिया की विभिन्न प्रजातियों और उनकी गंभीरता के संबंध में आपको विचार करना है। मैंने क्या बताया था कि मलेरिया अलग अलग 5 कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग 5 प्रजातियों के होते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां आपके सामने दी गई है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम सबसे घातक मलेरिया का क्या है, कारण बनता है। सही बात है क्या? या प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम मस्तिष्क मलेरिया पैदा कर सकता है क्या? या प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यकृत में हिप्रोजॉइट अवस्था बना सकते हैं क्या? या प्लाज्मोडियम मलेरिया केवल पक्षियों और संक्रमित करता है, मनुष्यों को नहीं करता है, ऐसा है क्या? चलिए सारे बच्चे इसका आंसर देंगे भाई, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक। हाँ सर, आंख दर्द दे दिया, बट क्वेश्चंस भी ज्यादा समझ आई है। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस के बाद, क्योंकि ज्यादा पढ़ना भी है ना सही नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। जो आप सबके डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर लेंगे, कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से बुक पढ़ना है, क्योंकि 2 महीने का समय बचा है, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको एक पोस्ट पाना ही है कैसे भी करके, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कि विच इज द करेक्ट आंसर। चले, जिसको जो भी पूछना है नोटिफिकेशंस को लेके, सिलेबस को लेकर, वो सारे बच्चे क्वेश्चंस भाग सकते हैं आपके कमेंट पे। मैं एक एक बच्चों का कमेंट्स के रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। ठीक है। सर जी इस साल डीएलएड या बीएड कंप्लीट हो गया उन लोग एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है भाई, कल का रिजल्ट आ चुका है, परसों का है ना। 6 सितंबर सीटेट वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अलग अलग प्रश्न रहता है। ठीक है। ठीक है, पढ़ाई हो गया समझो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको देने हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो भी डाउट्स रहेंगे पढ़ाई को लेके या क्वेश्चंस। पहली बात है कि सीटेट 2026, ठीक है, कब होने वाला है, 6 सितंबर 2026। एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप लोग पात्र नहीं है। अगर आप लोग का निकल गया होगा सीजी टेट तो अलग बात है, और अगर नहीं निकला है तो आप अपात्र हैं। क्यों अपात्र हैं, इसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि इस बार के जो फॉर्म आए हैं उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आपको फॉर्म भरने की, है ना, कब, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, और अंतिम तिथि कब है भैया, कब है अंतिम तिथि, 21 अगस्त 2026 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सर? तो एलिजिबल कौन है, डीएलएड वाले। अब डीएलएड वालों का तो रिजल्ट आ चुका है, फाइनल ईयर वालों का, तो उन लोग तो एलिजिबल हैं। या आपके पास होने चाहिए डीएड, ठीक है, या आपके पास होने चाहिए बीएलएड। अब यहाँ पे कई लोग इसको बीएड मत पढ़ देना, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। बीएलएड मतलब होता है 4 वर्षीय, 4 साल का भी होता है ना डीएड बीएड, पता है कि नहीं है? तो 4 वर्ष वाले लोग एलिजिबल हो, 4 साल वाले जिन लोग किए उन लोग एलिजिबल हो, लेकिन बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। तो बीएड वाले लोग खमा खमत बोला कि राकेश सर बताए हैं,
क्लियर बता रहा हूँ, ये बीएलएड लिखा है भैया। जिन लोग 4 साल से किए होंगे ना, उन लोग एलिजिबल है, बाकी 2 साल वाले बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। 23 अगस्त 2023 के जो 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आप जितने बीएड वाले हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसी एनसीटी की गाइडलाइन में बोली गई है। दैट्स इट। चलिए अगली बात क्या है, अगली बात आप लोग का ये आ रहा है कि सर परसेंट कितना चाहिए। तो 2% चाहिए, या तो आपको 12वीं परसेंट चाहिए, या तो आपको बीएड या डीएलएड में परसेंट चाहिए, यही ना, दो ही चीज में परसेंट चाहिए। तो 12वीं में आपके होने चाहिए कितना, 50%। सर मेरा 49 है, तो फिर उसमें दिक्कत है यार, है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फॉर्म भरना, ठीक है, क्योंकि नियम कभी भी चेंज हो सकते हैं। डीएलएड, अब फॉर्म भरोगे तो उतना टाइम तो रिजेक्ट कर देगा, अगर भरना रहेगा तो उतना टाइम, है ना। और डीएलएड में आपके चाहिए 45% एबव, और कई जगह लिखा होगा 50%। तो सर क्या डीएलएड 45% वाले, बिल्कुल है। अगर आप एनसीटी गाइडलाइन 2009 के 2002 के अनुसार किए हैं, तो आपके सारे कॉलेज एनसीटी 2009 के अनुसार ही विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो डीएड में 45% एलिजिबल है, डीएड में 45% एलिजिबल है, लेकिन 12वीं में कितना चाहिए, 50%। लेकिन समस्या तो यही 12वीं में नहीं है बहुत लोग का। ठीक है, चलिए और कुछ। सर सितंबर में 45 कंप्लीट होगा, सर भर सकते हैं क्या। अच्छा, एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एज लिमिट क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एज लिमिट बहुत साफ सुथरा दिया गया है। जितने मेरे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 35 साल। कितने साल, 35 साल। जनरल कैटेगरी के बच्चे जितने भी हैं, अब देख लो भैया कौन कौन जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों में अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाती है। तो आपका मोटा मोटा कितना हो गया, 40। बट एक चीज और है, अगर आप छत्तीसगढ़ की महिला है, वुमेन है और मूल निवासी है, तब आपको इसमें कितना देखने को मिलेगा, 10 साल और छूट देखने को मिलेगा। और ये हो जाएगा कितना, 45 साल। तो ये बता रहा हूँ केवल महिलाओं के लिए, किसके लिए, केवल महिलाओं के लिए। तो देख लो कौन कौन महिला हो, उन्हीं लोग एलिजिबल हैं, और जो पुरुष लोग कमेंट कर रहे हैं भाई बाहर हो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज दिक्कत, सर नया सिलेबस आया कैसे पढ़े। अब कई लोग तो सिलेबस देख के टेंशन में आ गए होंगे। सिलेबस में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी, पहले ही बता दिया जाता 3 खंड में आएगा, है ना। खंड आ, खंड बा, खंड सा। हाँ थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड हुआ है, फैला है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि आपके रीजनिंग जुड़ेंगे 15 नंबर के, हिंदी जुड़ेंगे 15 नंबर के, सीडीपी जुड़ेंगे 15 नंबर के, और जीएस जो कि आपके नाक में दम करके रखा है 15 नंबर का जुड़ेगा। जीएस में क्या टेंशन लेना, 10 नंबर का था तब भी उतना नहीं पढ़ना पड़ता। मैं कई बार चिल्ला चिल्ला बोला हूँ, 15 है तब भी उतना पढ़ना, क्योंकि 10-15 तो सब्जेक्ट है। तो आपको तो पढ़ना उतना ही है जितना आपको 2 नंबर के लिए पढ़ना पड़ता, या 15 नंबर पढ़ना। दुख इस बात की है कि सीडीपी का वेटेज कम हुआ है, ये दुख की बात है ना। इंग्लिश चूंकि कम हुआ है तो ये कोई लोग के लिए खुशी की बात है। ठीक है, दूसरा और क्या 10 नंबर का है जी, मैथ्स आपके 15 नंबर, ईवीएस आपके 10 नंबर। हो गया क्या कंप्लीट। ठीक, कंप्यूटर 5 नंबर, यहाँ लिख देता हूँ। कंप्यूटर कितने, 5 नंबर। तो कोई ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। आपके पास एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी में शॉर्टकट जो जो नए नए टॉपिक जुड़े हैं उसके नोट्स बना लीजिए। हमारी टीम कोशिश करेगी जो जो नया टॉपिक है उसको पहले कवर किया जाए, ताकि आप लोग के लिए भी आसान हो जाए। क्योंकि आप कोशिश तो करेंगे लेकिन शायद तक उतना कंटेंट आपके पास ना हो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना, उन न्यू टॉपिक्स को पहले कवर करें, ताकि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और एक रिलैक्स फील करें कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि आप लोग कोई नए बच्चे नहीं हो, जहां तक मुझे पता है कि आप लोग 2023 से तैयारी कर रहे हो, है ना। जब घोषणा हुई थी 57,000 शिक्षक भर्ती की, जब घोषणा हुई थी 33,000 शिक्षक भर्ती की। तो आप लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से सीडीबी पढ़े हैं, लंबे समय से जीएस पढ़े हैं, लंबे समय से मैथ्स पढ़े हैं। हाँ रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग भी कुछ बच्चे स्टार्ट कर दिए थे। साध्य पीएससी अकेडमी 2 महीना पहले ही क्लासेस स्टार्ट हो गया है रीजनिंग का। ठीक है, तो क्लासेस तो पहले से स्टार्ट हो गए। जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास के बारे में 2 मिनट बता देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र आपके स्थायी होने चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। कई लोग का कंफ्यूजन यहीं पे था कि सर मैं 2015 में बनवा लिया हूँ, 14 में बनवा ली हूँ, तो काम का है कि नहीं, काम का है। जाति प्रमाण पत्र चाहे आपके पास ऑफलाइन हो, ऑफलाइन करने का मतलब पहले ना एकदम से ऐसे पेन में लिखा हुआ वाला बनता था, साइन भी क्या करते थे पेन में। लेकिन अभी 2018, 19, 20 में चेंज किया गवर्नमेंट ने,
तो क्या हो गया, डिजिटल साइन वाला ले आए हैं इस प्रकार के। क्या ले आए हैं, डिजिटल साइंस, तो वो भी एलिजिबल है, वो भी एलिजिबल है। क्या सर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही फॉर्म भर पाएंगे? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के इस मूल निवासी ही फॉर्म भर पाएंगे। आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, दैट्स इट। अब सबसे पहले मिनिमम क्राइटेरिया, कई लोग ऐसे होशियार बैठे होंगे 20 साल 6 महीना के होंगे, अब उसकी गलती नहीं है, कर लिए 12वीं और डीएड तो कैसे करोगे, ठीक है। तो जो बच्चे 12वीं पास हो चुके हैं, जो बच्चे डीएड पास हो चुके हैं या डीएलएड पास हो चुके हैं, लेकिन उसकी उम्र कितनी है, 20 साल 6 महीना, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि कंडीशन ऐसा है, 1 जनवरी 2026 की तिथि पे आपको कंप्लीट कितने होने चाहिए, 21 साल। तो ये मिनिमम एज कितने हैं, 21 साल। 21 साल से अगर एक दिन भी अगर आपका कम है, 1 जनवरी 2026, आप एलिजिबल नहीं हो, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। सर मेरा एमसीक्यू कोर्स, हाँ तो कोर्स कंप्लीट हो गया तो फिर अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार, है ना। उसके लिए आप फिर एक बार हमारे साथ पीएससी एकेडमी पे कॉल कर लीजिए, आपकी सारी बातों को समझा जाएगा, सुना जाएगा, और जो अच्छा होगा वो उसको प्रयास करेंगे आपके लिए बेटर तरीके से हम लोग ये करने का, है ना। चलिए सर, 14 सितंबर में एज 45 होगा, हाँ तो ठीक है ना, अभी तो नहीं हुआ है ना। लेकिन यार लड़का हो तो दिक्कत हो जाएगा, लड़कियां हो तो उसके लिए ठीक है ना। महिला बट फॉर्म भर, हाँ भर सकते हो, भर सकते हो। जितेंद्र सोनी जी फॉर्म भर सकते हैं, जो अभी आप जो कमेंट कर रहे हैं फॉर्म भर सकते हैं। जी सर, मेरे पास क्या है, नहीं समझ आ रहा है सर जी। व्यापम को लेटर लिखे 6 सितंबर सीटेट एलिजिबल करें, तो उसके लिए हम लोग प्रयास किए थे भाई कि 6 सितंबर तक एलिजिबल करने का, है ना। बट ये शायद तक सही नहीं मिला, क्योंकि जो गाइडलाइंस मिली थी वो कोशिश ये किया जा रहा था 1 जनवरी 2026 तक या फॉर्म भरने की आखिरी तिथि तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हमने बहुत प्रयास किया था कि सितंबर के जो बच्चे हैं उसको मिल जाए मौका, लेकिन इस साल नहीं मिल पाएगा। एक लड़की है श्रुति करके, सर मैं 20 साल 7 महीने की हूँ, वही चीज बता रहा था अभी, और देखो एक मिल गई है ना, 20 साल 7 महीने की है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वो बाहर है। अच्छा, एनआईओएस वाले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एनआईओएस, एनआईओएस वाले इलिजिबल हैं कि नहीं है? एनआईओएस वाले बिल्कुल इलिजिबल हैं, आप लोग पात्र हो। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए थे 2025 में, 24-25 में, उसके अनुसार से एनआईओएस वाले मतलब सारे बच्चे कहीं से भी हो, आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो, फॉर्म भरिए, ठीक है। तो सीटेट वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, बहुत प्रयास किया गया था इसके लिए। 45% के लिए भी बहुत प्रयास किया गया था, लगातार हमने डीपीआई गया, आप ही लोग का कमेंट आता तुम बुढ़ांग बुढ़ांग फालतू फोकट वीडियो बना रहे हो, ये है वो है, ठीक है, नतीजा देख लिए, सपोर्ट नहीं किया उसका, है ना। तो हमने कोशिश किया था यार, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। सिर्फ सहानुभूति दे सकता हूँ आप सभी को, लेकिन फिलहाल अब कुछ होने वाला नहीं है। सीटेट अगले शिक्षक भर्ती की आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, सर मेरे को हाँ पूछे पूछे। सर वो क्या बोलते हैं, आपने उस टाइम बताया था कि जो डॉल्फिन है वो भी विकलांगता के अंतर्गत आता है, जो 4 फीट 10 इंच से कम है, हम्म, 4 फीट 10 इंच से कम है, मेरा बनवाना चाहते हैं। हाँ तो बनवाइए ना पहले, हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। आपको पहले जाना पड़ेगा जिला स्वास्थ्य कार्यालय, जिला चिकित्सालय, वहां जाके एक दिन होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाई जाती है, शुक्रवार को जनरली बनाई जाती है। तो आप लोग मिलिए वहां, अपनी बातों को रखिए कि आपकी हाइट 4 फीट 10 इंच से कम है। चूंकि आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अंतर्गत आपकी हाइट अगर 4 फीट 10 इंच से कम है तो आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में आते हैं, और उन बच्चों को बेनिफिट्स मिलता है, हो गया ना, तो उनको बेनिफिट मिलेगा, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ पे सर 8 अगस्त को 21 की हो जाऊंगी, तब भी एलिजिबल नहीं हो 8 अगस्त, क्योंकि 1 जनवरी बोला हूं ना मैं, कब की तिथि में, 1 जनवरी 2026 की तिथि में आपको होना चाहिए, ये इस तारीख को होने चाहिए आपके कितने साल, कितने साल, 21 साल, ठीक है। चलिए, और कुछ प्रश्न है आप लोगों के तो बिल्कुल दागिए, है ना। सर रोजगार पंजीयन नहीं लगेगा भैया, टेंशन लेने को आवश्यकता नहीं, कोई रोजगार पंजीयन नहीं लगेगा। अरे वो तो बात की बात है यार, नौकरी सौकरी लगेगा तब जो है ना, उसको छोड़ो उसको, अभी रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। सर एक्स सर्विसमैन के लिए एज क्या होगी, 45 ईयर, ठीक है। लेकिन अगर महिला है तब, अगर महिला नहीं है तो उसके लिए 40 साल। सर सीजीटेट का रिजल्ट में नाम गलत है, इसके लिए आपको व्यापम जाना पड़ेगा, सुधर जाएगा, ठीक है। रोजगार पंजीयन नहीं चाहिए। टेट मार्कशीट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्या? सर नहीं करवाना पड़ता है, आ गया है टेट का रिजल्ट, उसको लेके जाना है।
और कुछ लो ना सर, बताओ न्यू बैच के नाम क्या है जो 1 अगस्त से हो गया ना भाई, न्यू बैच स्टार्ट हो गया, क्या नाम बताओ, कुछ भी ज्वाइन करो चुपचाप, है ना। 12वीं ओपन वाले मान्य है कि नहीं? सब लोग ओपन वाले हो चाहे क्लोज वाले हो, सब लोग मान्य हो। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के सारे बच्चे मान्य हैं। सर खाना खा लीजिए, बिल्कुल खाना खाएंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे, आगे सीडीपी क्लास होगी, नीतू मैम आपकी क्लास लेगी, कुछ भी और प्रश्न बचे होंगे सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार सब बोलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।